हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की तरह ही डीएनए के भी तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जिसमें नंबर, सीक्वेंसेस और कंपोजिशन ऑफ बेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वहीं पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था और ये 3D स्टेबल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो लार्ज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसका क्रोमैटिन के फॉर्म में क्या होता है, पैकेजिंग होती है, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बचता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेकर के टर्सरी स्ट्रक्चर तक डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एक बार हम लोग वन शॉट में देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंपल न्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, और जब इसका डायमीटर देखा गया तो ये डायमीटर था 1.4 नैनोमीटर। ठीक है, इसको 1.4 नैनोमीटर फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई तो देखा गया, जब एक्सरे डिफ्रेक्शन किया गया तो देखा गया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स से बनते हैं। कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो बेसेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड का बेस दूसरे स्ट्रैंड के बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन कैसे होता है, किन किन बेसेस के बीच में होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना। प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, ये क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। ठीक है, और जब इसका साइज देखा गया तो ये 2 नैनोमीटर फाइबर था, 2 नैनोमीटर फाइबर था। ठीक है, इसका डायमीटर जो है वो 2 नैनोमीटर का होता है। फिर फर्दर ये 2 नैनोमीटर फाइबर क्या टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ठीक, जब बात टर्सरी स्ट्रक्चर की आती है तो वहां पे अब न्यूक्लिक एसिड्स का या डीएनए का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन्स के साथ में, और ये प्रोटीन्स बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। कैसे इंटरेक्शन होता है हम लोग आने वाले लेक्चर में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो होता क्या है, हिस्टोन्स आती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आती हैं। ये सर्कल में जो मैं जो बना रहा हूं ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो डीएनए के साथ रैप्ड अराउंड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, डीएनए प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, इंटरेक्शन होता है, और डीएनए प्रोटीन इंटरेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोसोम बनाते हैं। इसका मतलब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो न्यूक्लियोसोम होती है। आगे चल के इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का जो साइज होता है ये एक सिंगल हिस्टोन प्लस डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, ये है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, सिंगल हिस्टोन और उस पर लिपटा हुआ डीएनए, वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। और इस एक न्यूक्लियोसोम का जो साइज होता है, जो डायमीटर होता है, वो होता है 10 नैनोमीटर। पहले कहा जाता था कि ये 10 नैनोमीटर होता है, लेकिन अभी अपडेटेड वर्जन में कहा जाता है कि ये 11 नैनोमीटर फाइबर होता है। कितना होता है, ये 11 नैनोमीटर फाइबर होता है। ठीक है, अब ये 11 नैनोमीटर फाइबर फर्दर फोल्ड होता है। ठीक है, ये 11 नैनोमीटर फाइबर फर्दर फोल्ड होता है और ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलते हैं, और वो एक फॉर्मेशन करते हैं सोलेनॉइड का। ठीक है, ये फॉर्मेशन करते हैं सोलेनॉइड का, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर।
ठीक है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 30 नैनोमीटर, या इसको 30 नैनोमीटर फाइबर भी बोलते हैं, और इसको सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब यहां से सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से फर्दर थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स हैं ये और कंडेंस होते हैं और एक लूप का फॉर्मेशन करते हैं, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इंटरफेस क्रोमोसोम होता है ये, इसको बोलते हैं रेडियल लूप स्ट्रक्चर, रेडियल लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये रेडियल लूप स्ट्रक्चर जो होता है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 300 नैनोमीटर, और इसको थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स मेटाफेज में पहुंचते हैं, माइटोसिस चल रही होती है, मेटाफेज में पहुंचते हैं तो आपको पता होगा क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और कंडेंस होने के बाद मेटाफेज क्रोमोसोम कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और इस कंडीशन में एक क्रोमेटिड का जो साइज होता है कंडेंसेशन के बाद, एक क्रोमेटिड का जो डायमीटर होता है वो होता है 700 नैनोमीटर, ये होता है 700 नैनोमीटर। और अगर दोनों की हम लोग बात करें तो ये होता है 1400 नैनोमीटर। ठीक है, तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कुछ इस तरीके से जुड़ता है। ठीक है, कहानी शुरू हुई थी यहां से, ये लीनियर डीएनए था, और ये लीनियर डीएनए इस कॉम्पैक्ट पोजीशन में आ गए। ठीक है, अब बात आती है कि इतने सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्या थी। ठीक है, सिंपली ऐसे ही पड़ा रहता है डीएनए सेल के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए का साइज होता है वो बेसिकली सेल के साइज से बहुत बड़ा होता है। डीएनए का जो साइज है वो सेल के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपको मैं बताऊं कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस तो सेल से भी छोटा है, और डीएनए का साइज सेल से भी बड़ा है। तो अब इतना बड़ा डीएनए सेफली किस तरह से सेल के अंदर में प्लेस किया जाए, इसलिए नेचर ने क्या किया, इस पूरे लंबे चौड़े डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके यहां तक ले आए। ठीक है, अब इस फाइबर के फॉर्म में क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर में पड़ा रहता है। ठीक है, यही कारण था जिसकी वजह से इसका इस क्रोमैटिन के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन किया गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स का रोल वहां पे इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है टर्सरी स्ट्रक्चर की। डिटेल में हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमैटिन्स क्या होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, और इनका क्या रोल है, इस पैकेजिंग का क्या रोल है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो बात आती है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात आती है। ठीक है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता क्या है? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ए टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ए टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, कैरियोटिक क्रोमोसोम is a single double stranded linear डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में इसकी भी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो लीनियर डीएनए। इसके बाद बात आती है कि ये क्रोमोसोम बना कैसे। ठीक है, तो द पैकेजिंग ऑफ लार्ज लीनियर double stranded DNA to the chromosome is accomplished by the interaction of
DNA with several proteins, ठीक है। बहुत सारे डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन हुआ और वो मिलकर के क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया क्रोमोसोम, ठीक है। और जिसके थ्रू ये पैकेजिंग जो है संभव हो सकी कि पूरे पूरे डीएनए को, लार्ज डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर में पैक कर दिया गया, ठीक है। अब इस पैकेजिंग का फायदा क्या हुआ, ठीक है, इस पैकेजिंग का फायदा क्या क्या हुआ, क्या क्या फायदे हैं इस पैकेजिंग के, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। द पैकेजिंग ऑफ DNA to chromosome plays several functions, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं। पहला it allows the large DNA to fit itself into the nucleus of the cell. It allows the large DNA to fit itself into the nucleus of the cell. ये क्या करेगा, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगा जिससे लंबा चौड़ा जो डीएनए है वो आसानी के साथ न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर बात आती है it protects DNA from the damage, ठीक है। थर्ड आता है only packed DNA can be transferred efficiently to the daughter cells at the time of cell division. तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि पैकेज्ड क्रोमोसोम्स से संभव हो पाते हैं एक लार्ज डीएनए के लिए, ठीक है। पहली चीज तो आसानी के साथ फिट हो जाता है, दूसरा ये डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, कैसे आगे चल के इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। और ओनली पैकेज डीएनए, क्योंकि डीएनए जब पैक्ड हो जाता है तो कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो डीएनए में जितनी इंफॉर्मेशन है वो इफिशिएंटली ट्रांसफर हो सकती है विदाउट एनी ब्रेकेज, वो जो है डाटर सेल में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आसानी के साथ ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द टर्म क्रोमैटिन कहां से आया, क्रोमैटिन टर्म किसको कहां से आया, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। द टर्म क्रोमैटिन used to define the DNA protein complex found within eukaryotic chromosomes, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या था, क्रोमैटिन टर्म यूज किया, एक्चुअली क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों सेम चीजें होती हैं। क्रोमैटिन थोड़ा सा लेस कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का और क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन टर्म यूज किया जाता है बेसिकली डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के लिए जो कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में पाई जाती है,
ठीक है। उसके बाद बात आती है क्रोमेटिन्स आर क्रोमेटिन इज ए डायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। क्रोमेटिन स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। ये अपना शेप टाइम टू टाइम चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द सेल, कि सेल किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये अपने शेप को और साइज को चेंज करता रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन की बात करते हैं, क्रोमेटिन में कौन कौन से पोर्शंस पाए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमेटिन की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 रीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है। 3 मेजर रीजन्स पाए जाते हैं। पहला रीजन किनारे पे पाया जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है। उसके बाद बीच में एक लेस कंडेंस्ड रीजन पाया जाएगा। ठीक है। और फिर सेंटर में, सबसे सेंटर में एक और मोर कंडेंस्ड रीजन होगा। ठीक है। थोड़ा ज्यादा कंडेंस्ड होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद सिमिलरली लेस कंडेंस्ड रीजन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, लास्ट में फिर से एक मोर कंडेंस्ड रीजन होगा। ठीक है। ये जो सबसे किनारे पे दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है टीलोमियर। ठीक है। इस किनारे पे भी जो आपको दिख रहा है इसको भी कहा जाता है टीलोमियर। ठीक है। और सेंटर में जो आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। ठीक है। ये 3 पोर्शन हो गए। इसके अलावा ग्रीन कलर से आपको जो थोड़ा सा लेस कंडेंस्ड फॉर्म दिख रहा है इसको कहा जाता है यूक्रोमेटिन पार्ट। ये क्या है, ये है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। ठीक है। और जो यूक्रोमेटिन पार्ट होता है क्रोमेटिन का, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। ठीक, मतलब यहां पे वो जीन पाए जाएंगे जिनका ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो आगे चल के प्रोटीन बनाएंगे। इस पोर्शन को कहा जाता है यूक्रोमेटिन। ठीक है। इसके अलावा जो टीलोमियर हैं, दोनों टीलोमियर और सेंट्रोमियर ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। टीलोमियर, सेंट्रोमियर और टीलोमियर, जो दोनों किनारों पे टीलोमियर है और सेंटर में सेंट्रोमियर है, इसको हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि क्रोमेटिन के 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक टीलोमियर, 2 टीलोमियर होते हैं, एक सेंट्रोमियर और एक यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन वाला पार्ट जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। दोनों टीलोमियर और सेंट्रोमियर ये हेटेरोक्रोमेटिन कहे जाते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये इंटरफेज क्रोमेटिन का है। ये इंटरफेज क्रोमेटिन का है। ठीक है। तो इंटरफेज में कुछ इस तरीके के क्रोमेटिन दिखते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेटाफेज की अगर हम लोग बात करें, सॉरी माइटोटिक फेज की अगर हम लोग बात करें, एम फेज की अगर हम लोग बात करें, तो एम फेज में क्या होता है, एम फेज में जो यूक्रोमेटिन होता है, क्योंकि एम फेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हो जाएगा। जब ये कंडेंस्ड हो जाएगा तो सारा का सारा पार्ट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। सेल डिवीजन में बात करूंगा इसकी। ठीक है। तो एम फेज में क्या होता है, यूक्रोमेटिन is converted to हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उस टाइम पे जो ये हेटेरोक्रोमेटिन बना है इसको फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन भी बोलते हैं। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये तो बात रही क्रोमैटिन और उसके पोर्शंस की। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन सा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है, तो क्रोमैटिन्स के दो मेजर पार्ट यहां से निकल करके आए। ठीक है, एक को हम लोगों ने कहा यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। ठीक है, एक को हमने कहा यूक्रोमैटिन। ये क्या है, ये लेस कंडेंस्ड होते हैं, लेस कंडेंस्ड, जो लिखने वाली बात है आपके लिए, लेस कंडेंस्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट था जिसमें तीन चीजें, जिसमें बेसिकली दो चीजें थी, दो टीलोमियर और एक सेंट्रोमियर। ठीक है, उसको क्या बोला गया, हेटेरोक्रोमैटिन बोला गया, हेटेरोक्रोमैटिन बोला गया, हेटेरोक्रोमैटिन बोला गया। ठीक है, और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, ये मोर कंडेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, मोर कंडेंस्ड हैं, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अगर हम लोग बात करें इंटरफेज में क्रोमैटिन की। ठीक है, इंटरफेज में बार बार मैं इंटरफेज बोल रहा हूं, एक बार मैं आपको बता दूं कि इंटरफेज होता क्या है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है। ठीक, जब हम लोग सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल साइकिल के फेजेस की बात करूंगा। ठीक है, सेल साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की बात हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, तो वहां पे मैं बात करूंगा इंटरफेज की, इंटरफेज की, इंटरफेज की और एम फेज की। ये दो मेजर फेजेस होते हैं। इसके अलावा G0 फेज एक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरफेज में क्या होता है, सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करती हैं फॉर द डिवीजन। वहां पे क्या होगा, वहां पे G1 फेज होगा, G1 फेज होगा, S फेज होगा और G2 फेज होगा। ठीक है, ये इंटरफेज में आते हैं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज ये आते हैं इंटरफेज में। इस इंटरफेज में क्या होता है, सेल्स अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, होगा क्या, G1 फेज में जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स हैं, जो भी नेसेसरी प्रोटीन्स हैं सेल डिवीजन के लिए, उन सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे बन जाएंगे, डीएनए का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और G2 फेज में फर्दर डीएनए म्यूटेशन और जो भी प्रोटीन चाहिए फर्दर आगे जाने के लिए चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, वहां पे म्यूटेशन चेक होता है, डीएनए में सारे सीक्वेंसेस ठीक हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो चुका है कि नहीं, डीएनए रिपेयर सिस्टम अपना काम कर रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में G2 फेज में चेकिंग होती है। और G2 से फिर जो है सेल्स पहुंच जाती हैं एम फेज में। ठीक है, तो हम लोग बार बार इंटरफेज एम फेज जब कहें तो आप लोग ये समझ के चलिएगा कि मैं सेल डिवीजन के जो साइकिल्स के फेजेज हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जब सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बात करते हैं अगर इंटरफेज क्रोमोसोम की या इंटरफेज क्रोमैटिन की। इंटरफेज फेज क्रोमैटिन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर में, ठीक है, सपोज दैट ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बहुत बार मैंने आपको बना के दिखाया होगा जब मैं मेम्ब्रेन बायोलॉजी पढ़ा रहा था। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मोनोलेयर, इनर मोनोलेयर। ठीक है, ये क्या है, आउटर मोनोलेयर है और ये इनर मोनोलेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर में कहीं पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में बीच बीच में न्यूक्लियर फोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, आउट ये क्या है, आउटर मोनोलेयर और ये है इनर मोनोलेयर। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
ठीक, ये क्या है, एनपीसी है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। इसको थोड़ा अलग कलर से मैं दिखा देता हूं, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एनपीसी। ठीक है, पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही हो गया। ठीक, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और डीएनए होगा। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, जो यूकैरियोटिक डीएनए, जो यूकैरियोटिक क्रोमैटिड होता है, वो एक प्रोटीन के द्वारा एक प्रोटीन से अटैच्ड होता है, और वो प्रोटीन्स एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होती है। कहां पे होती है, एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है, एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और दूसरे साइड पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म से लगी हुई होती है। ठीक है, ये, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमाइना। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लेमाइना। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक क्रोमैटिन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच्ड होते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्रोमैटिन है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रोमैटिन है। और ये क्रोमैटिन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ये क्या होता है, इस न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच्ड होता है, न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये अटैचमेंट साइट हो गई, न्यूक्लियर लेमाइना से ये अटैच। ठीक, ये क्या है, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन है, और ये क्रोमैटिन कहां से, न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच्ड है। ठीक है, न्यूक्लियर लेमाइना किसके पास में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जिस पोर्शन से न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच्ड हो रहे हैं, इनको कहा जाता है मार, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अटैचमेंट, अटैचमेंट रीजन, या मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन कहा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन कहा जाता है, इसी रीजन से ये न्यूक्लियर लेमाइना से जुड़ते हैं। ठीक है, ये सारे मार हैं, जहां जहां से जुड़े हुए हैं ये सारे मार्स हैं। और जो पोर्शन आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली यू क्रोमैटिन होता है, यू क्रोमैटिन पार्ट होता है। मतलब ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन हो गया। ठीक है, और जहां से जुड़े हैं, जिनको हम लोग मार बोल रहे हैं, मार्स, क्योंकि बहुत सारे मार यहाँ पे होते हैं इसलिए इनको मार्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मार यहाँ पे हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन्स हैं, इसलिए इसको हम लोग मार्स बोलते हैं। तो ये जो मार्स होते हैं बेसिकली ये एटी रिच रीजन होते हैं, एडेनिन थाइमिन रिच रीजन होते हैं। यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन बेसेस बहुत ज्यादा होंगे, एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन होते हैं, और ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसी अटैचमेंट की वजह से, यही जो अटैचमेंट आपको दिख रहा है, इसी अटैचमेंट की वजह से इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में जो क्रोमैटिन होता है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। इंटरफेज में लूप लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंटरफेज में जो यूकैरियोटिक क्रोमैटिन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में एक प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियर लेमाइना बोलते हैं, उससे अटैच होता है। और वो अटैच कहीं से भी नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ डिस्टिंक्ट साइट्स होती हैं जहां से ये अटैच होता है, और उन साइट्स को बोलते हैं मार्स। ठीक है, ये मार्स जो होते हैं ये बेसिकली एटी रिच रीजन होते हैं और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। मतलब ये कोई भी आरएनए को कोड नहीं, मतलब ये किसी भी आरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो बाकी का रीजन है जो आपको लूप लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये यूक्रोमेटिन का रीजन पार्ट है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक, यहाँ पे जो मैट्रिक्स के साथ में अटैचमेंट आपको दिख रहा है डीएनए का या क्रोमेटिन का, इसी अटैचमेंट की वजह से जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर इंटरफेज में दिखता है वो लूप के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, वो लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह से लूप का फॉर्मेशन करते हुए अटैचमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्स जो होते हैं वहीं से न्यूक्लियर लेमाइना से क्रोमेटिन जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये मार्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एटी रिच रीजन, एडेनिन थाइमिन रिच रीजन होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है साहब, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि ये डीएनए एक क्रोमोसोम के फॉर्म में क्या हो जाता है, पैक हो जाता है, जिसके थ्रू ये एक सेल से दूसरे सेल में आसानी के साथ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसकी एग्जिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो 3 मेजर चीजें होती हैं जो कि एक क्रोमोसोम के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, पहली चीज ये होती है, पहली चीज होती है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी चीजें हैं वो है सेंट्रोमियर रीजन। दूसरा होता है टीलोमियर रीजन, टीलोमियर रीजन। और तीसरा होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब ये तीनों चीजों का मैं महत्व आपको एक बार बता देता हूं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो रीजन होता है जहां से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ते हैं और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, मतलब डॉटर सेल में इक्वली क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा तो ये काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस के लिए पहली चीज ये होगी। दूसरा होता है टीलोमियर। टीलोमियर होते कहां पे होते हैं, क्रोमोसोम के एंड पे होते हैं, मैंने आपको बना के भी दिखाया था। ठीक है, यहां पे होगा टीलोमियर। ठीक है, अगर ये टीलोमियर हटा दिया जाए यहां से तो क्या होगा, तो डीएनए पे स्टिकी एंड, लास्ट में एक स्टिकी एंड बन जाएगा जहां से डीएनए का डिग्रेडेशन आसानी के साथ हो सकता है। ठीक है, और पूरा का पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा। इसलिए टीलोमियर्स क्या करते हैं, ये एंड पे प्रिवेंशन का काम करते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद बात आती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया बताया था कि डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और वो सिंथेसिस कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्शन होता है, वहीं से क्या होगा, रेप्लिकेशन की ओरिजिन स्टार्ट होती है, जो उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो डीएनए अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा, जब अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा तो एक ही जगह जाकर के रुक जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर नहीं है, ठीक है कॉपी बन गई है बट सेंट्रोमियर ही नहीं है, तो फिर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां से जुड़ेंगे, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं जुड़ पाएंगे और क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा। और अगर टीलोमियर गायब हो जाए तो एंड पे क्या होगा, एंड प्रोटेक्शन जो है डीएनए का वो खत्म हो जाएगा और डीएनए का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डीएनए के या क्रोमोसोम के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोमियर की। सबसे पहले सेंट्रोमियर की बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या है, दिस इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद दिस इज द साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली एंड अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, दिस इज द साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली एंड अटैचमेंट ऑफ spindle microtubules, spindle microtubules।
ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्डिंग, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। एंड सेंट्रोसोम्स हैव नो डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पे कोई भी डिफाइंड डीएनए सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज एरे ऑफ टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस, टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल करके आई हैं सामने, जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले काइनेटोकोर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। काइनेटोकोर बेसिकली एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। काइनेटोकोर की बात करते हैं, काइनेटोकोर की बात करते हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल डिवीजन में फिर से चीजें आने वाली हैं। काइनेटोकोर बेसिकली एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर के आसपास असेंबल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूं। सपोज दैट ये एक क्रोमोसोम था जिसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है दो क्रोमेटिड्स, ये दो क्रोमोसोम है, आप आफ्टर रेप्लिकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, एम फेज में बेसिकली हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सॉरी, ये है सेंट्रोमियर, ठीक, ये है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर ही वो साइट होती है जहां से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर। उसके बाद इस सेंट्रोमियर के आसपास मैंने बताया ये साइट होती है जहां से काइनेटोकोर की असेंबली शुरू होती है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, काइनेटोकोर की असेंबली यहां से शुरू हुई, ठीक है। और ये काइनेटोकोर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स को के अटैचमेंट को, ठीक है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अटैचमेंट को ये हेल्प करते हैं। ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है। इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ते हैं और ये एक तरीके का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये है सेंट्रोमियर, जिसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। और ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक इस तरह से और एक इस तरह से, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम आर्म, क्रोमोसोम आर्म, ठीक है। तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम मैंने आपको बना के दिखा दिया जिसमें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये डिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार है, सेग्रीगेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। और सेग्रीगेशन के टाइम पे काइनेटोकोर्स कहां से बनते हैं, काइनेटोकोर्स आकर के बनते हैं, असेंबल होते हैं जस्ट सेंट्रोमियर के पास में। और इसी वजह से जो प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का, वो पॉसिबल हो पाता है डाटर सेल्स में। अगर ये असेंबली नहीं होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो डाटर सेल्स में सेग्रीगेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमियर्स जो होते हैं इनमें कोई भी डिफाइंड डीएनए सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। क्या होता है, इसमें कोई भी डिफाइंड डीएनए सीक्वेंसेस नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ टेंडमली रिपीट्स से बने होते हैं, टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस से बने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टर्म आ गया है टेंडम रिपीटेड सीक्वेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं। टेंडमली randomly repeat sequences, randomly repeat DNA sequences, ठीक है। टेंडमली रिपीट डीएनए सीक्वेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये एक सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स
रिपीट होते हैं। कोई भी डीएनए सीक्वेंस है उसमें मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। इनके रिपीटेशन का एक पैटर्न होता है, ये हेड टू टेल फैशन में रिपीट होते हैं, ठीक है। हेड टू टेल फैशन में रिपीट होते हैं। इन रिपीट्स के जो नंबर हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स vary in individual to individual ये जो रिपीट्स हैं इनके नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं, नंबर और सीक्वेंस दोनों वेरी करेंगे, ठीक है। यही वजह है कि इनको एज ए जेनेटिक मार्कर यूज किया जाता है ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, क्योंकि ये इनके जो नंबर हैं वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो टेंडमली रिपीट सीक्वेंस मल्टीपल टाइम रिपीट्स होती हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सपोज दैट ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, 5 प्राइम से शुरू हुआ, ए सी टी जी और बीच में कुछ रिपीट्स यहां पे आई, जैसे जी ए सी, फिर जी ए सी, फिर जी ए सी, फिर उसके बाद जी ए सी, और फिर ये न्यूक्लियोटाइड अपना कंटिन्यू हो गया, टी सी टी जी, फिर 3 प्राइम, ठीक है। तो ये जो रिपीट सीक्वेंसेज आए, सी ए जी जी ए सी जी ए सी जी ए सी जी ए सी, अब आप देखिए यहाँ पे हेड टू टेल फॉर्मेट में रिपीट हो रहे हैं, मतलब पहले जी ए सी आया, फिर सी ए जी नहीं हुआ, फिर जी ए सी हुआ, फिर जी ए सी हुआ, फिर जी ए सी हुआ, ठीक है। इस तरह से जो रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट होती हैं, उनको टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस बोलते हैं। और ये टैंडम रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं ये हेड टू टेल फैशन में रिपीट होते हैं और इनके नंबर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, इसीलिए इनको एज ए जेनेटिक मार्कर जो है यूज किया जाता है फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो टैंडम रिपीट सीक्वेंसेस हैं इनको ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट है जिसको कहा जाता है टैंडम रिपीट फाइंडर, TRF। ये वेबसाइट है जहां पे इनसे रिलेटेड सारी जानकारियां जो है अपलोड की जाती हैं, जहां पे आपको टैंडम रिपीट्स के बारे में पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बात रही टैंडम रिपीट्स की, ठीक है। तो अब सेंट्रोमियर्स के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सेंट्रोमियर्स ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉइंट सेंट्रोमियर और दूसरा होता है रीजनल सेंट्रोमियर, ठीक है। पॉइंट सेंट्रोमियर काफी स्मॉल होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल है इनका, बहुत रेयरली पाए जाते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी में ये देखे गए हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी में पाया जाता है, ठीक है। और ये अराउंड 125 बेस पेयर का हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक सिंगल स्पिंडल न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है पॉइंट सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और ये लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और इनका साइज रिलेटिवली लार्ज होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो अराउंड ये 5 मिलियन बेसिस के होते हैं, ठीक है। ये लार्ज होते हैं और इसमें 172 अराउंड 172 बेस पेयर रिपीट्स होती हैं, जिसको एल्फॉयड डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास बात है रीजनल सेंट्रोमियर की। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी का जो पॉइंट सेंट्रोमियर होता है,
पॉइंट सेंट्रोमियर होता है, इसमें 3 मेजर रीजन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। इसमें 3 मेजर रीजन्स होते हैं, ठीक है। पहला है CDE1, ये 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, ये 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, ठीक। दूसरा है CDE2, ये 90%, मोर देन 90% 80 रिच, 80 to 90 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, ठीक। तीसरा होता है CED3, और ये 11 बेस पेयर का हाईली रिपीटेटिव, ये 11 बेस पेयर का हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बात करें इस तरह की, इस केस में जो काइनेटोकोर की असेंबली होती है वो डिफाइंड होती है कुछ कंसेंसस डीएनए सीक्वेंसेस के थ्रू। वहां पे कंसेंसस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी तरह के पॉइंट सेंट्रोमियर नोन है ईस्ट की डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में, उन सब में सेम टाइप के कंसेंसस सीक्वेंसेस पाए जाते हैं एट द साइट ऑफ काइनेटोकोर असेंबली, ठीक है। जो यहाँ पे हमने कहा सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी में जो यहाँ पे पॉइंट सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रीजन हैं, और इन रीजन्स में इसी रीजन में काइनेटोकोर की असेंबली होती है, और वो काइनेटोकोर की जो असेंबली होती है वो कुछ कंसेंसस डीएनए सीक्वेंसेस के आसपास होती है, और वो कंसेंसस सीक्वेंसेस जो डीएनए के हैं वो मोस्ट ऑफ द ईस्ट स्पीसीज जिनमें पॉइंट सेंट्रोमियर पाए जाते हैं उनमें सेम होती है, ठीक है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं कि क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की बात करें अगर, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स में भी metacentric, submetacentric, acrocentric एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, तो डिफरेंट पोजीशंस पे सेंट्रोमियर के लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं जिनमें एक ही सेंट्रोमियर पाए जा रहे हैं, और ये उनके टाइप्स हैं, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर होगा वो मिडिल में होगा, सेंट्रोमियर इन द मिडिल, इसको मीडियन सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, मिडिल में होगा, ठीक है। इसका शेप जो होगा वो वी शेप का होगा, वी शेप्ड इन द एनाफेज, जो एनाफेज क्रोमोसोम होगा वो वी शेप में होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखेगा ये है क्रोमोसोम। अगर सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं इसको, ये क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमियर है, सेंटर में इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। पहली चीज तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, और इसका शेप अगर हम लोग एनाफेज में एनालाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वी शेप का दिखेगा। कब दिखेगा? एनाफेज में वी शेप का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक।
सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होगा, ये थोड़ा सा मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर होगा। सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिडिल, इसको सब मीडियन सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो शेप आएगा एनाफेज में, एनाफेज में एक ऐसा दिखेगा, एनाफेज में ये एल शेप का दिखेगा, एल शेप का दिखेगा, एल शेप का दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाता हूं। सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पे इस पोजीशन में इसमें एक शॉर्ट आर्म होगी, एक आर्म इसमें शॉर्ट होगी और दूसरी लार्ज आर्म होगी, ठीक है, एक बड़ी होगी और एक छोटी वाली आर्म होगी, ठीक है। तो ये वाला कैसा दिखेगा, ये वाला आपको एल शेप का दिखेगा। एनाफेज में कैसा दिखेगा, ये क्रोमोसोम आपको एल शेप का दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, एल शेप का आपको दिखेगा, ठीक है, ये एल शेप का दिखेगा एनाफेज में। उसके बाद अब बात आती है एक्रोसेंट्रिक की। यहां पे क्या होगा, नियर द टिप, नियर द टर्मिनल रीजन या नियर द टिप आपको दिखेगा सेंट्रोमियर, नियर द टिप दिखेगा, ये रॉड शेप का आपको दिखेगा, ये रॉड शेप का आपको दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होगा। और इसकी जो आर्म है वो बिल्कुल छोटी दिखेगी, एक आर्म आपको बिल्कुल छोटी सी दिखेगी, ठीक है, और ये रॉड शेप का आपको दिखेगा एट द टाइम ऑफ एनाफेज, ठीक है। टीलोसेंट्रिक की बात अगर हम लोग करें तो एकदम टर्मिनल पोजीशन पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा, सेंट्रोमियर कहां होगा, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम कितने तरह के हो सकते हैं उनका क्लासिफिकेशन हो गया। मेटाफेज में मैंने आपको बताया, मेटाफेज में जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पे है, इसलिए दोनों आर्म्स क्या है, ये इक्वल है, ठीक है, दोनों आर्म्स का साइज क्या है, वो इक्वल है। लेकिन मेटासेंट्रिक के अलावा और जो क्रोमोसोम्स के फॉर्म्स हैं, इनमें क्या है, दोनों ही आर्म्स की जो साइज है वो डिफरेंट है, क्योंकि सेंट्रोमियर का साइज जो है वो ऊपर हो गया है या नीचे हो गया है, टिप की तरफ चला गया है। तो इसमें जो शॉर्ट आर्म है, छोटी वाली आर्म है, उनको पी आर्म बोलते हैं, और लार्ज आर्म जो बड़ी वाली आर्म है उसको क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। छोटी वाली आर्म को पी आर्म और बड़ी वाली आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये तो बात रही ऐसे क्रोमोसोम्स की जिसमें केवल सिंगल सेंट्रोमियर है, केवल एक सेंट्रोमियर है। लेकिन सी एलिगेंस एक ऐसा एनिमल है, सी एलिगेंस में क्या होता है, सी एलिगेंस में बहुत सारे सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, इसीलिए उनको पॉलीसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। उनमें जो क्रोमोसोम हैं उनको हम लोग पॉलीसेंट्रिक या होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक। मोस्ट यूकैरियोट्स हैव ए सिंगल centromere and kinetochore and spindle tubule assembly site। जहां पे एक ही सेंट्रोमियर है वहां पे सिंगल काइनेटोकोर असेंबली और सिंगल स्पिंडल ट्यूब असेंबली साइट होती है, क्योंकि एक ही काइनेटोकोर है वहां पे, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही सेंट्रोमियर तो एक ही काइनेटोकोर, एक ही काइनेटोकोर तो एक ही स्पिंडल असेंबली साइट होगी, ठीक है। लेकिन बात करें सी एलिगेंस की, ये एक नीमाटोड है, बताऊंगा इसके बारे में आगे चल के। बात करें अगर सी एलिगेंस की, तो सी एलिगेंस में क्या है, यहां पे होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, होलोसेंट्रिक,
होलोसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम है, मतलब पूरे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर ही सेंट्रोमियर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, यहां पे मल्टीपल काइनेटोकोर एंड स्पिंडल असेंबली साइट है, असेंबली साइट है, ठीक है। तो ये तो बात रही सेंट्रोमियर्स की, ठीक, ये तो बात रही सेंट्रोमियर्स की। तो इसके बाद बचता है आपका टेलोमियर और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।